नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन के कुछ खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू कर उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिलासपुर में ग्रैंड न्यूज की खबर का बड़ा असर। आदेशों को ठेंगा दिखाने वाला बाबू 2 घंटे में सस्पेंड। शिक्षा विभाग में हड़कंप, डीईओ ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में भूमाफिया की नजर अब खुद सामाजिक भवन पर। स्वर्णकार समाज की दानशुदा जमीन पर दबंगों का कब्जा, ताला तोड़कर शुरू किया अवैध निर्माण, समाज में भारी आक्रोश। बिलासपुर शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन, 7 संकुल समन्वयकों के इस्तीफे मंजूर, लेकिन क्लीन चिट नहीं। कलेक्टर ने दिए कार्यालय की वित्तीय जांच के आदेश, एक पर पहले से है घोटाले का आरोप। बिलासपुर में मिशन सिक्योर सिटी की शुरुआत, अब ऐप से होगी बीट पुलिसिंग। जवान ने गश्त में की लापरवाही तो कंट्रोल रूम में खुद बज जाएगा अलार्म। और बिलासपुर में एक दाना खरीदी का वादा हवा हवाई। अंतिम दौर में टोकन के लिए भटक रहे किसान, पोर्टल में अटका रजिस्ट्रेशन, 5 दिन शेष। तो ये थी आज की तमाम सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रैंड न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था हिल चुकी है। शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता और आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने वाले सहायक ग्रेड 2 बाबू विकास तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। खास बात यह है कि ग्रैंड न्यूज पर खबर चलने के महज 2 ही घंटे के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी ने यह सख्त एक्शन लिया है। ग्रैंड न्यूज ने जैसे ही शिक्षा विभाग में अंगद के पांव जमाकर बैठे और आदेशों का ठेंगा दिखाने वाले बाबू विकास तिवारी की मनमानी का खुलासा किया, विभाग में हड़कंप मच गया। खबर प्रसारित होते ही सिस्टम हरकत में आया और महज 2 घंटे के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने विकास तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। दरअसल ये मामला घोर अनुशासनहीनता का था। कलेक्टर की स्थानांतरण नीति 2025 के तहत विकास तिवारी का तबादला डीईओ ऑफिस से मस्तूरी ब्लॉक के लोहरसी सोन स्कूल में किया गया था। बाबू ने इसके खिलाफ अभ्यावेदन दिया, जिसे 3 आईएएस अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति ने सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके विकास तिवारी ने न तो नई जगह कार्यभार ग्रहण किया और न ही विभाग को कोई सूचना दी। वे आदेश के बाद भी खुली मनमानी कर रहे थे। इस गंभीर मामले को ग्रैंड न्यूज से प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद ये त्वरित कार्रवाई हुई। ग्रैंड न्यूज आगे भी सिस्टम की ऐसी लापरवाही को उजागर करता रहेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के शिक्षा विभाग में क्या एक बाबू का रसूख कलेक्टर और शासन के आदेशों से भी बड़ा हो गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विभाग में अनुशासनहीनता और आदेशों की खुलेआम अवहेलना का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां अंगद के पांव की तरह जमे एक कर्मचारी ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली है। मामला सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी से जुड़ा है, जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को लगातार ठेंगा दिखा रहे हैं। क्या है यह पूरा माजरा, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये मामला प्रशासनिक अनुशासन का मखौल उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 के तहत डीईओ कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी का प्रशासनिक तबादला मस्तूरी विकास खंड के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहरसी सोन में किया गया था। इस तबादले से बचने के लिए विकास तिवारी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन 3 आईएएस अधिकारियों वाली वरिष्ठ सचिवों की समिति ने परीक्षण के बाद इस अभ्यावेदन को सिरे से खारिज कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि समिति के स्पष्ट फैसले के बावजूद आरोप है कि विकास तिवारी ने न तो नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया और न ही विभाग को कोई सूचना दी। वे आदेशों की अनदेखी कर अपने निवास पर ही जमे हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इस कर्मचारी ने नियमों को ताक पर रखा हो। इससे पहले भी विकास तिवारी करीब 17 महीने तक ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे थे और बाद में फिर से डीईओ कार्यालय में ही आकर जम गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कर्मचारी कलेक्टर और सचिव स्तर के आदेशों को नहीं मानता, उस पर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा? नियमों के मुताबिक ऐसी अनुशासनहीनता पर निलंबन से लेकर सेवा बर्खास्तगी तक का प्रावधान है। अब सभी की नजरें लोक शिक्षण संचालनालय और डीईओ पर टिकी है कि क्या इस बाबू पर सख्त एक्शन होगा या फिर ये फाइल भी दब कर रह जाएगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले में मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने और अपात्र नाम कटवाने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अंतिम दिन गुरुवार रहा, जहां शाम 6 बजे तक जिले भर से बड़ी संख्या में दावा और आपत्ति दर्ज की गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार आम नागरिकों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। नए नाम जोड़ने के लिए कुल 20,805 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 1,816 आपत्तियां दर्ज कराई गई। राजनीतिक दलों के बीएलए भी इस प्रक्रिया में पूरी तरह सक्रिय रहे। भाजपा की ओर से सबसे अधिक 1,933 और कांग्रेस की ओर से 1,521 आपत्तियां दी गई है। वहीं अन्य दलों की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी दावों और आपत्तियों का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। फॉर्म 6 भरने वाले मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच के बाद ही उनके नाम अंतिम सूची में जोड़े जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित ना रहे और मतदाता सूची पूरी तरह सटीक हो। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक बने रहिए आप ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर से इस वक्त समाज और आस्था से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। सकरी स्थित प्रगतिशील युवा स्वर्णकार समाज की उस भूमि और भवन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिसे वर्षों पहले दान में दिया गया था। आरोप है कि एक निजी व्यक्ति ने दबंगई दिखाते हुए समाज के भवन का ताला तोड़ दिया और वहां अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। इस घटना से स्वर्णकार समाज में भारी आक्रोश है और वे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। ये मामला सकरी स्थित प्रगतिशील युवा स्वर्णकार समाज की जमीन से जुड़ा है। ये एक पंजीकृत संस्था है जिसे वर्ष 2008 में स्वर्गीय रमाकांत स्वर्णकार ने अपनी स्वअर्जित भूमि धर्मार्थ कार्यों के लिए दान दी थी। इस भूमि पर शासन से मिले अनुदान से एक सामाजिक भवन भी बनाया गया, जिसका उपयोग वर्षों से समाज और स्थानीय लोगों के सुख दुख के कार्यों में निःशुल्क होता आ रहा है। लेकिन अब सेवा भाव पर ग्रहण लग गया है। आरोप है कि दानदाता के निधन के बाद उनके वारिसानों ने पास की भूमि एक निजी व्यक्ति अभिषेक सोनी को बेच दी। इसी का हवाला देकर आरोपी ने समाज की दानशुदा भूमि पर बने भवन का ताला तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया और वहां धड़ल्ले से अवैध निर्माण शुरू कर दिया। दबंगई की हद ये रही कि भवन में रखा समाज का सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अस्त व्यस्त कर दिए गए। इस अवैध कब्जे की खबर मिलते ही समाज के लोग मौके पर पहुंचे और काम रुकवाया गया। जो दानदाता है वो तो नहीं है अब, लेकिन उसके जो वारिसान हैं वो क्या किए, वहाँ पर और बाकी ज़मीनें उनकी थी, उसको वो बेच दिए हैं अभिषेक सोनी को। अब अभिषेक सोनी वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य करा रहे हैं। वो हम लोग वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए गए थे तो पता चला कि वो अपनी ज़मीन के साथ साथ हमारे सामाजिक भवन और वहाँ पर हमारी जो ज़मीनें थी उस पर भी कब्जा कर लिया और हमारे सामाजिक भवन के चारों तरफ निर्माण कार्य करा दिया है। क्या चाह रहे हैं आप इसमें? हम ये चाहते हैं कि वो हमारे सामाजिक भवन और हमारी ज़मीन को वो बेजा कब्जा से मुक्त कराया जाए। कितने ज़मीन है वहाँ पर सर? हमारा करीब 2100 स्क्वायर फीट ज़मीन है। और जो दानदाता है उनके परिजन क्या बोलते हैं इस विषय में? उनके परिजन साफ बोलते हैं कि भाई हम वो जो दान में दी गई ज़मीन है, क्योंकि वो हमारे पापा जी ने दिया है, इसलिए वो उसको बेचने का सवाल नहीं है। आप उसको बात कीजिए बोले अभिषेक सोनी से, हमने वो आपके दान दी हुई ज़मीन को नहीं बेचा है। स्वर्णकार समाज का स्पष्ट कहना है कि दान पत्र के बाद इस भूमि का किसी भी तरह का हस्तांतरण या कब्जा पूरी तरह से गैरकानूनी है। समाज ने प्रशासन से 2 टूक मांग की है कि अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए, भवन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
धार्मिक नगरी रतनपुर में एक अतिथि गृह को सील किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राम दरबार होम स्टे के सील होने के बाद संचालक परिवार ने प्रशासनिक मनमानी और राजनीतिक दबाव का आरोप भी लगाया है। इधर प्रशासन ने कार्रवाई को लोक शांति और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा बताया। दरअसल ये पूरा मामला रतनपुर स्थित अतिथि निवास राम दरबार होमस्टे को सील करने से शुरू हुआ। अतिथि निवास के संचालक देव कुमार थवाइत का आरोप है कि उनके पड़ोसी राजू शर्मा ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके उन्हें प्रताड़ित किया। उनका कहना है कि इस संबंध में की गई शिकायतों पर प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, उल्टी बिना पर्याप्त सुनवाई के होम स्टे को सील कर दिया गया। संचालक के अनुसार इस कार्रवाई से उनका परिवार आजीविका के संकट में आ गया है और वे बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पीड़ित परिवार चेतावनी के बाद बीते 21 जनवरी से अनशन पर बैठा हुआ है। अतिथि निवास के नाम से लाज बना करके देव कुमार थवाई के द्वारा अवैध रूप से लाज का संचालन 2021 से निरंतर किया जा रहा था, जिसका बार बार समस्त मोहल्ले वासियों ने शिकायत किया था कि इस राज्य में अवैध गतिविधियां होती है, संचालन होती है, शराब पिलाया जाता है और वेश्यावृत्ति कराया जाता है और उसके साथ साथ जुआ, अन्य असामाजिक तत्वों का आना जाना उस लाज में लगा रहता है, जिसका बार बार कंप्लेन नगर पंचायत में पूरे मोहल्ले वासियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। 151 का धारा होली के समय लगा था, उससे पहले भी उसके ऊपर लगा था, मगर उसको राजनीतिक सपोर्ट के कारण वो बार बार निकल जाता था और कहता था कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे, मैं जाता हूँ और आ जाता हूँ, मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मोहल्ले वासियों ने बार बार उनके परेशान होने के कारण आज उनका कंप्लेन 3 साल पहले जो कंप्लेन किए थे, आज भी उनका फिर कंप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि ये लाज जिस हिसाब से बंद किया गया है इसे पूर्ण रूप से बंद ही रखा जाए, वरना पूरा मोहल्ला वासी अनशन पर वहीं पे आंदोलन पर बैठेंगे जहाँ पे वो लाज का संचालन करते हैं। सूचना मिला कि यहाँ धार्मिक नगरी में अतिथि निवास जो है वहाँ गलत कार्य हो रहे हैं। इस विषय में नगर पालिका सेवकों के शायद ज्ञापन दिए हमको और जैसे हमको देखने में लगा कि यहाँ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है और हमारी पूरा टीम बजरंग दल का सभी साथी आए हुए हैं। अगर ये बंद पूरा नहीं होगा तो हम लोग धरना भी करेंगे, पूरा बजरंग दल की। दूसरी ओर तहसीलदार रतनपुर शिल्पा भगत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन से पूर्व सूचना मिली थी कि संबंधित अतिथि गृह में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, जिसकी शिकायतें पहले भी प्राप्त हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अतिथि गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कई अन्य खामियां और अनियमितताएं सामने आने के बाद नियमानुसार लॉज को सील करने की कार्रवाई की गई। ये बिल्कुल भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं है, क्योंकि विगत 2-3 साल से इसकी शिकायतें बार बार पाई गई थी और शिकायत की जांच और फाइल भी हमारे पास है, जिसमें पूर्व में भी ये कार्रवाई की गई थी और उच्च अधिकारियों को भी ये पत्र प्रेषित किया गया था और अभी भी सूचना के आधार पर ही जांच की गई है और हमारे पास सभी प्रकार से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज हैं और इलीगल गतिविधि के कारण कोई भी लोक अशांति हो सकती थी। इसके कारण नगर पालिका, राजस्व एवं थाना प्रभारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान कमरों में एक महिला और दूसरा परिवार रुका हुआ था, जिनके बयान दर्ज किए गए, जिसमें एक महिला से जो पूछा गया था वो अपने साथ रुके हुए गेस्ट की जानकारी बताने में असमर्थ थी एवं जो उन्होंने बयान दिया था, जो संचालक का बयान था और जो रजिस्टर में रिकॉर्डेड एंट्रीज थी गेस्ट की, वो बिल्कुल ही भिन्न थी। सामने मेरा पड़ोसी राजू शर्मा, स्वीटी शर्मा, जो मेरे से व्यक्तिगत ईर्ष्या रखते हुए अपने राजनीतिक रसूख एवं प्रभाव से दबाव पूर्वक तहसीलदार द्वारा बगैर कोई कारण के 9 तारीख को सीएम सुरक्षा के चेकिंग अभियान में मेरे गेस्ट हाउस को बगैर कोई उचित कारण सिर्फ अतिथियों का जाने का समय नहीं लिखा करके सील कर दिए। सील की कार्रवाई से मेरा घर बेघर हो गया हूँ, मेरे बच्चे सब बाहर हैं, मेरा धंधा व्यापार सब चौपट हो गया है। सभी जगह कोशिश किया लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। इससे क्षुब्ध होकर मैं 21 तारीख से आमरण अनशन में बैठा हूं और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं अनशन में बैठा रहूंगा और मेरी मांग यदि पूरी नहीं हुई, मेरे गेस्ट हाउस में नहीं खोलेंगे तो मैं यहीं परिवार के साथ आत्मदाह कर दूंगा। शिकायत प्राप्त हुआ था
टीम बनाकर टीआई और तहसीलदार और मेरे स्टाफ के टीम बनाकर जांच में गए थे और उसके बाद सील लगा दिया गया था परिस्थिति को देखते हुए। और उस अतिथि लाज के विषय में जो फाइल है उसको एसडीएम साहब के पास भेज दिया गया है और एसडीएम साहब गंभीरता से उसको लेकर जैसा परिस्थिति बनता है उस हिसाब से उसको संचालन को बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन का ये भी कहना है कि अतिथि गृह को पुनः खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हो चुका है और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए रतनपुर से कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर शिक्षा विभाग से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहरी क्षेत्र में कार्यरत 7 संकुल समन्वयकों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। कलेक्टर ने इन इस्तीफों को मंजूरी तो दी है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रशासन ने इन्हें आसानी से एग्जिट नहीं दिया है, बल्कि इस्तीफे के साथ इनके पूरे कार्यकाल की गहन जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। क्या इन सामूहिक इस्तीफों के पीछे का सच क्या हो सकता है? देखिए पूरी खास रिपोर्ट। ये वो 7 नाम हैं: मनोज सिंह, विकास साहू, योगेंद्र वर्मा, शेष मणि कुशवाहा, आशीष वर्मा, प्रभात कुमार मिश्रा और श्रीकांत भगत, जिन्होंने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर संकुल समन्वयक के पद से त्यागपत्र दे दिया था। आपको बता दें, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इसके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन कलेक्टर ने इस्तीफा मंजूर करते हुए जिला पंचायत सीईओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन 7 के कार्यकाल की बारीकी से जांच की जाए। जांच का दायरा इनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और सबसे अहम वित्तीय लेन देन तक फैला होगा। प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि संकुल स्तर पर जिम्मेदारियां पारदर्शिता से निभाई गई है या फिर नहीं। एक साथ आए इन 7 इस्तीफों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इसके पीछे कोई विभागीय दबाव था या फिर कोई बड़ी अनियमितता छिपी है? शक इसलिए भी गहराया है क्योंकि इनमें से एक बिजौर संकुल समन्वयक मनोज सिंह पर परिवहन के नाम पर लाखों रुपए की घोटालों का आरोप पहले से है, जिसकी जांच 3 सदस्यीय टीम कर रही है। जिस संकुल से वो आते हैं वहाँ के प्राचार्य जो है अपना जिस टीचर को CSE बनाते हैं उनका प्रस्ताव कलेक्टर के यहाँ भेजना पड़ता है और DMC के माध्यम से कलेक्टर साहब उनको पोस्ट नियुक्ति करते हैं। हो सकता है इसमें जैसे जिस तरह से आप लोगों के माध्यम से पता चला था मुझको कि 7 CSE ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया है, क्योंकि उनमें काम का दबाव ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। ये बात जानकारी मैं ले लेता हूँ DMC साहब से कि उनके इस्तीफा स्वीकार की गई है कि नहीं की गई है। तो कर ली गई होगी तो भी अच्छी बात है, नहीं की होगी तो भी अच्छी बात है। फिलहाल सभी समन्वयकों को उनके मूल शिक्षकी पद पर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नए समन्वयकों की तलाश जारी है, लेकिन पद छोड़ने के बाद भी जांच की तलवार इन पर लटक रही है। अब सबकी निगाहें उस जांच रिपोर्ट पर टिकी है जो इस सामूहिक विदाई की असली वजह सामने लाएगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर तखतपुर के कन्याशाला स्कूल में सेवा और सद्भाव का अनूठा संगम देखने को मिला। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की सहायता के लिए कदम बढ़ाए गए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जहां फाउंडेशन ने बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए, वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने बच्चों के साथ वक्त बिताकर उनका उत्साहवर्धन किया। इसी दौरान स्कूली बच्चों के चेहरों पर मुस्कानें भी आई। कार्यक्रम की सार्थकता को सिद्ध कर दिया इन मुस्कुराते हुए चेहरों ने। तखतपुर स्थित कन्याशाला स्कूल में आयोजित इस गर्मामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ शामिल हुई। इस अवसर पर स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की डायरेक्टर चंचल सलूजा और उनकी टीम ने अपनी सामाजिक सहभागिता निभाते हुए विद्यालय के 275 बच्चों को स्वेटर वितरित किए। स्वेटर पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के पार्षदगण, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
स्वेटर वितरण के पश्चात एक संवेदनशील पहल करते हुए नपा अध्यक्ष पूजा मक्कड़ ने स्वयं अपने हाथों से बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा। उन्होंने बच्चों से आत्मीय चर्चा की और घोषणा की कि आने वाले गर्मियों में बच्चों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्कूल में वाटर फिल्टर लगवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं और इनके बेहतर कल के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगी। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे समाज सेवी मेरे भाई हैं। इनके आश्रय में ये मैं काम कर रही हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि बहन जहाँ भी करवाना है आप करवाइए, तो मैंने पहले ये स्कूल चुना क्योंकि मेरा यहाँ कुछ और 2-4 मैं काम अपने कर रही हूँ इस स्कूल को अच्छा करने के लिए। भैया का साथ हमेशा मिलता रहेगा। इनका जो फाउंडेशन है स्वयं सिद्धा, ये अपने आप में सिद्ध है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ तखतपुर में जितने भी ऐसे स्कूल हैं धीरे धीरे करके हम इनकी मदद लेके वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा करवाते रहेंगे। पूरा इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगी अपने भाई चंचल सलूजा को। इन्हीं के कारण में जो हो रहा है और आगे भी जो इस तरीके का कार्य होता रहेगा वो इन्हीं के कार्य होता रहेगा। अभी तो यहाँ ये वादा किया है कि स्कूल में मैं एक वाटर कूलर दूंगी अपने पार्षदों की सहायता से, तो मैं यहाँ वो लगवाऊंगी, पीछे झूले लगवाऊंगी। भैया का सहारा में और जो यहाँ स्कूल है हाँ तो इनकी तरफ से एक और वाटर कूलर मैं लगाऊंगी, लेकिन यहाँ और भी स्कूल हैं जिसकी उसकी ज़रूरत है वहाँ लगाऊंगी। यहाँ मैं दे ही रही हूँ, यहाँ मैं झूले और वाटर कूलर दे रही हूँ। तखतपुर शासकीय स्कूल में आज हमने 275 बच्चियों को स्वेटर का वितरण किया गया है। हमारे साथ मेरी बड़ी बहन, मेरी मार्गदर्शक। मुलाकात बहुत कम होती है, आज बोलते नहीं भगवान से जब मुलाकात करना रहता है तो मुलाकात हो ही जाती है। आज मुलाकात भी हो गई है, जितनी नेक है उससे ज़्यादा ही पाया। तो आज उनके कहने पर मैंने इस स्कूल का चयन किया और 275 बच्चियों के लिए स्वेटर। हाँ, ये मैं क्षमा चाहूँगा कि स्वेटर का वितरण लेट हो रहा है, ये मेरी गलती है कि स्वेटर का वितरण 1 महीना पहले होना चाहिए था कि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। आगामी भविष्य में कुछ ऐसा कार्यक्रम और आगे भविष्य में बहन के साथ जैसा भी मौका मिलेगा, तो वाटर कूलर का तो बहन ने कर दिया, और भी कुछ जो मेरे को मौका मिलेगा इस यहाँ तखतपुर करने के लिए मैं ज़रूर करूँगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की डायरेक्टर चंचल सलूजा ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का लक्ष्य केवल शहर तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि बिलासपुर सहित दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा का विस्तार करना है। चंचल सलूजा ने स्पष्ट किया कि उनकी टीम जनसेवा से जुड़े हर कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन शिक्षा के मंदिर में हुए इस आयोजन को उपस्थित अतिथियों ने समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रशासन ने फाउंडेशन और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। ग्रैंड न्यूज के लिए विनय करिहार की रिपोर्ट। बिलासपुर न्यायधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आज ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के प्राकट्य उत्सव बसंत पंचमी की धूम रही। अशोकनगर और राजकिशोर नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जहां एक ओर पारंपरिक रीति रिवाजों से मां शारदे की वंदना की गई, वहीं दूसरी ओर बच्चों को आधुनिक युग में तकनीक के सही इस्तेमाल और जीवन में ज्ञान के महत्व को सीख दी गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने शिरकत कर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया। अशोकनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि विधान से मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। इस दौरान विद्यालय के उन उत्कृष्ट विद्यार्थियों को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया जिन्होंने अभी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिक्षकों ने बच्चों को बसंत पंचमी के पौराणिक महत्व के साथ साथ मां सरस्वती की उत्पत्ति और मानव समाज में वाणी व चेतना के संचार की रोचक जानकारी दी। विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी को सतर्क करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जहां गूगल जैसे ऐप सूचना का भंडार है, वहीं इनका दुरुपयोग युवाओं को पथ भ्रमित कर रहा है। विद्या भारती समिति के निर्देशानुसार देशव्यापी अभियान के तहत बच्चों को ईश्वर और भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख करने का संकल्प लिया गया। बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी है कि सरस्वती माता से हमको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि सरस्वती माता के द्वारा ही हम सबको सोचने समझने और बाकी चीज़ों का ज्ञान मिला है। नहीं तो उसके पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की स्थापना की थी तो व्यक्ति को ना सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, उनकी वीणा से ही हम सबको ज्ञान प्राप्त हुआ है। और हम सभी आज बच्चों का पुरस्कार वितरण हो रहा है जो क्लास में प्रथम द्वितीय तृतीय आए हुए हैं, और हम सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार जो है वास्तव में ये ऋतु परिवर्तन का त्यौहार है। ठंड के बाद जो है ग्रीष्म ऋतु के संधि काल का समय है ये, और एक प्रकार से ये नवचेतना ऊर्जा का संचार करती है।
तो छात्रों हित में यही बताया जाता है कि भाई आप भी जो अपना आलस्य छोड़ करके अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, ज्ञानार्जन करें, विद्यारंभ करें। ये पर्व हमें यह सिखाता है कि आलस्य त्याग करके हमें दुगने उत्साह से अपने कार्य के प्रति सजग होना चाहिए और परिश्रम से ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है, उस ओर हमें लग जाना चाहिए। नई कपोलें जो आती हैं हमें यही शिक्षा देती हैं कि हमारे नए विचार इस प्रकार से आए जिससे कि हमें आने वाले समय में जो भी परिस्थिति है उसका हम सामना कर सकें। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है और शिक्षा संस्थान ने पूरे देश भर में आज तय किया है कि सरस्वती पूजन का कार्यक्रम सभी शिशु मंदिरों में रहेगा पूरे देश भर में। और विद्यारंभ संस्कार, आज के दिन को विद्यारंभ संस्कार के दिन के रूप में भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये जो संस्कार वाली बात है ना, यही लोगों में कमी होने के कारण लोग मोबाइल और नेट के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यदि संस्कार का भाव रहेगा ना कि भाई हमको देवी देवताओं के प्रति, हमको अपने समय के प्रति पाबंद रहना है, आत्मा अनुशासन करना है, समय पालन अनुशासन, तो अपने आप सब संस्कार आ जाएगा। फिर वो नेट में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन उस संस्कार की कमी है, इसीलिए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान ने आज के दिन को विद्यारंभ संस्कार और सरस्वती पूजन इस कार्यक्रम के रूप में रखा है। वहीं राजकिशोर नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित उत्सव में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक शुक्ला ने मां सरस्वती की अर्चना करते हुए कहा कि स्कूल की प्रगति और बच्चों का भविष्य केवल शिक्षकों ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने समाज से शिक्षा के मंदिर के विकास में सहयोग की अपील की। आदिशक्ति मां सरस्वती के आशीर्वाद से सरस्वती शिशु मंदिर जैसे राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ काम करने वाले ऐसे विद्यालयों को संरक्षण करना समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ऐसे विद्यालय जो राष्ट्र के साथ जुड़ने की शिक्षा नीति देते हैं, जो आपको स्वाभिमान के साथ खड़े होने के लिए व्यवस्था देते हैं और आपको शिक्षित ही नहीं करते, संस्कारित भी करते हैं, जो समाज के सहयोग से पल्लवित और पुष्पित हैं। ऐसे संस्थानों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी हम सब की है। यही संकल्प हमने आज बसंत पंचमी में आदिशक्ति मां सरस्वती के पूजन के साथ लिया है। देखिए, मनुष्य लक्ष्मी पुत्र हो कि ना हो, सरस्वती पुत्र होना चाहिए। और जो सरस्वती पुत्र होता है वो हर जगह सम्मान पाता है। दुनिया में लोग सरस्वती का कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं। तो शिशु मंदिर वाले इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य भूपेंद्र गौरहा ने एक प्रेरक संदेश देते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्मी की कृपा हो या न हो, लेकिन सरस्वती का आशीर्वाद अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान ही वो धन है जो कभी कम नहीं होता। विद्यालय प्रबंधन ने इस दौरान बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। पूरा परिसर पीत वस्त्रों और बसंती उल्लास से सराबोर नजर आया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिलासपुर पुलिस अब पूरी तरह हाईटेक हो गई है। पारंपरिक बीट सिस्टम को डिजिटल युग की जरूरतों के हिसाब से ढालते हुए पुलिस ने एक नया एंड्रॉइड बेस्ड ऐप लॉन्च किया है। मिशन सिक्योर सिटी के तहत शुरू हुई इस डिजिटल पहल के जरिए पुलिस न केवल शहर के संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखेगी, बल्कि गश्त करने वाले जवानों की जवाबदेही भी तय करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस तकनीक से शहर की सुरक्षा व्यवस्था कैसे पारदर्शी होगी, देखिए ये खास रिपोर्ट। डिजिटल युग में अपराध के बदलते तरीकों को देखते हुए बिलासपुर पुलिस ने अपनी बीट पुलिसिंग को भी आधुनिक तकनीक से लैस कर दिया है। इस नए सिस्टम में कांस्टेबल से लेकर थाना प्रभारी तक एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे। योजना के तहत शहर के संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर QR कोड आधारित यूनिक ID लगाई जाएगी। जी हाँ, गश्त पर तैनात जवानों को इन पॉइंट्स पर पहुंचकर अपना फोन स्कैन करना होगा। स्कैन करते ही उनकी लाइव लोकेशन, फोटो और समय की जानकारी यानी जियो टैगिंग सीधे कंट्रोल रूम और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच जाएगी।
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर कोई जवान अपनी बीट में लापरवाही करता है या तय समय पर गश्त पॉइंट पर नहीं पहुंचता तो सिस्टम खुद ब खुद अलार्म बजाकर अधिकारियों को अलर्ट कर देगा। अधिकारियों के मुताबिक मिशन सिक्योर सिटी के तहत उठाया गया ये कदम सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने की कवायद है। इस ऐप के माध्यम से अब हर बीट की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे शहर की गलियों में पुलिस की प्रभावी मौजूदगी नजर आएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। फिलहाल इसे शहर के कुछ क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। सफलता मिलते ही इसे पूरे जिले में अनिवार्य कर दिया जाएगा। तकनीक और पुलिसिंग का ये मेल बिलासपुर को अपराधियों के लिए चुनौतीपूर्ण और नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर रतनपुर में मवेशी तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। काफी समय से फरार चल रहे पशु तस्कर इरफान कुरैशी को पुलिस की विशेष टीम ने रायपुर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी राजधानी के मोवा क्षेत्र का निवासी है, जो रतनपुर के रास्ते मवेशियों की अवैध तस्करी में संलिप्त था। मामले का खुलासा तब हुआ जब सितंबर माह में कोरबा बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घेराबंदी कर एक आयसर वाहन को रोका गया था। उस दौरान वाहन में क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरे गए 17 मवेशी बरामद हुए थे, जिनमें से 2 की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तब मौके से करीब 6 लाख रुपए के मवेशी और 10 लाख रुपए कीमती का वाहन जब्त किया था, लेकिन तस्करी का मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया था। लगातार पीछा कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी अपने रायपुर स्थित निवास पर छिपा हुआ है, जिसके बाद तत्काल घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया है। सितंबर में रतनपुर थाना द्वारा एक पशु तस्करी की गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसमें 17 मवेशियों को पकड़ा गया था, जिसमें मुख्य आरोपी इरफान कुरैशी का नाम आया था। उसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार करके भेज दिया था। ये फ़रार था। तो जैसे ही अभी हमें 2 दिन पहले सूचना मिली कि वो रायपुर में आया हुआ है, तो हमने टीम बनाकर रेड किया है और उसको गिरफ्तार किया है। इरफान के खिलाफ़ में काफ़ी ज़्यादा अपराध दर्ज हुए हैं पहले भी, और उसे अभी न्यायिक रिमांड पे भेज दिया गया है। जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरगिट्टी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी कर महुआ शराब बेच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से कुल 33 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसके बाजार मूल्य करीब 6600 रुपए कीमत आंकी गई है। पहली कार्रवाई ग्राम पोड़ी के बाजार चौक पर की गई, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर रमेश दास मानिकपुरी को धर दबोचा। आरोपी सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में छिपाकर 21 लीटर शराब बेचने की फिराक में था। वही दूसरी कार्रवाई ग्राम सिलपहरी के गुड़ी मोहल्ला में हुई, जहां प्रेम कुमार धीरज को पीले रंग के थैले में 11 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से इस वक्त किसानों से जुड़ी हुई एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। खरीफ सीजन की शुरुआत में सरकार ने एक दाना धान खरीदने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब जब खरीदी अंतिम समय के दौर पे है तो यह वादा दम तोड़ता नजर आ रहा है। धान खरीदी को लेकर क्या बार बार नीतियां बदलती रहेगी और पोर्टल में खामियां किसानों के लिए मुसीबत बनते रहेगी? आलम यह कि खरीदी बंद होने में महज कुछ दिन बचे हैं और सैकड़ों किसान अपना धान बेचने के लिए टोकन कटाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए जमीनी हकीकत क्या बयां करती है ये खास रिपोर्ट।
धान खरीदी का महाअभियान अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन बिलासपुर के कई किसानों के लिए ये सीजन बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। किसानों का आरोप है कि एग्री स्टेट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण उनका टोकन ही नहीं कट पा रहा है। वे अपनी फरियाद लेकर रोजाना अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान के बजाय उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि उनके कागजात रायपुर भेजे गए हैं और वहीं से प्रक्रिया पूरी होगी। बताएं क्या समस्या लेकर आए? और मेरी खेती की भूमि ग्राम जमुनाही रतनपुर में है और इस साल फसल में मेरे को 2 एकड़ 13 डिसमिल में से 31 क्विंटल 60 को धान प्राप्त हुआ और जिससे धान बेचने के लिए मैं धान मंडी गया तो मेरे को बोले कि आप मोबाइल ऐप से धान टोकन प्राप्त कर लीजिए। मैं वहाँ गया, मोबाइल ऐप से धान प्राप्त किया, मेरे को 22 क्विंटल धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त हुआ जिसको मैं बिक्री किया और शेष टोकन प्राप्त करने के लिए मैं गया तो बोलता है भाई पहले धान को पहले बेच लो, बाद दूसरा टोकन देंगे। और जब मैं बार बार चक्कर काटा तो बोलते टोकन ही नहीं मिल रहा है, बाद इसे नहीं मिला तो बोलते हैं कि जब तक कि आपको गिरदावरी रिपोर्ट में लिखा गया है कि आपका इस पर फसल बीमा जो लिखा है अंडर लिख दिया गया है, इसको मैं तो नहीं सुधारा हूँ, इसको पटवारी सुधारेगा मैंने कहा। और 1 महीना पहले हम गए भी थे कि सुधार दो भैया, सुधार देंगे बोले तो गांव के लोगों के बच्चों से गिरदावरी बनाया गया है, गांव के लोगों के बच्चों से फसल का जायजा लिखा गया है। मैंने कहा है गवर्नमेंट जब सरकारी कर्मचारी नियुक्त है तो प्राइवेट अभी काम क्यों करवा रही है? मतलब अधिकारियों के हाँ, अधिकारी लापरवाही मिली भगत है इसमें, A to Z फ्रॉड है। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी लोग बोलते हैं अब अगले साल सुधरेगा, तो आप किसान क्या करेगा? कर्जा बुड़ी करके धान को बेचा है, तैयार किया है और बेचने जा रहा है तो बोलता है टोकन नहीं मिलेगा। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसको सुधारा जाए, टोकन प्राप्त किया जाए। अपना नाम बताएं। हरिचरण रामटे के ग्राम जमुनाही। किसानों की इस पीड़ा के बीच प्रशासन का अपना अलग ही दावा है। जिला खाद्य अधिकारी अमित कुजूर के मुताबिक जिले में अब तक करीब 88% धान की खरीदी हो चुकी है और 31 जनवरी तक के लिए 97% किसानों की टोकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अधिकारियों का कहना है कि जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही है उनका समाधान किया जा रहा है और हर पात्र किसान का धान खरीदा जाएगा। हम लोग उसको परीक्षण कराते हुए ज़रूरत के हिसाब से वहाँ टोकन की लिमिट बढ़ाने के लिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दे रहे हैं और हम आपके माध्यम से इंश्योर करते हैं कि किसी भी वो पात्र किसान हैं उनको वंचित बिल्कुल नहीं होंगे। इसके लिए हम लोग शासन और प्रशासन बहुत सेंसिटिव हैं और हर पात्र और इच्छुक किसान का धान खरीदी की जाए। जिले पे लगभग 1,32,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन है, उसमें से 87 से 88% किसानों का बिक्री हो चुका है एवं 31 जनवरी तक का जो डेट है उसके हिसाब से सभी को काउंट करने पे लगभग 97 से 98% लोगों ने टोकन काट लिया है। अब जिनका भी टोकन नहीं कटा है उनको हम अभी भी हम आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने समिति में जाएं और टोकन का रिक्वेस्ट कर लें। अब बड़ा सवाल यही है कि खरीदी के लिए सिर्फ 5 दिन शेष है। ऐसे में क्या रायपुर गए कागजात समय पर लौटेंगे और बचे हुए किसानों की धान खरीदी हो पाएगी या फिर सरकारी दावे एक बार फिर से कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे और किसान अपनी उपज के लिए मंडियों में ही बैठा रह जाएगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों में किसानों के साथ कैसा खुला खेल चल रहा है, इसकी एक झलक पौसला केंद्र में देखने को मिली है। यहां किसानों से तय मानक से ज्यादा वजन में धान तौलकर उनकी मेहनत पर डाका डाला जा रहा था। किसानों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया तो गड़बड़ी रंगे हाथों पकड़ी गई। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकारियों के पीठ फेरते ही यह खेल दोबारा शुरू हो गया। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। गुरुवार को जब एसडीएम मनीष साहू अपनी टीम के साथ अचानक पुंसरा धान खरीदी केंद्र पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। किसानों ने शिकायत की थी कि उनसे प्रति बोरे निर्धारित वजन से कहीं ज्यादा धान तौला जा रहा है। शिकायत की सच्चाई जानने के लिए एसडीएम ने मौके पर ही रैंडम तौल कराई। जांच में किसान सुभाष सिंह ठाकुर और नीरज तिवारी की धान की बोरियों का वजन 41 किलो से भी ज्यादा पाया गया, जो कि तय सरकारी मानक से काफी अधिक है। ये सीधे तौर पर किसानों के हक पर डाका डालने जैसा मामला था। एसडीएम ने तत्काल पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू की। इस मामले में प्रबंधन की मनमानी की हद तो तब पार हो गई जब अधिकारियों के लौटते ही केंद्र पर फिर से वही अधिक तौल का खेल शुरू कर दिया गया।
किसानों ने इसकी सूचना दी, जिस पर एसडीएम ने तहसीलदार को दोबारा केंद्र भेजा। दूसरी जांच में भी अधिक तौल की पुष्टि हुई। पूछताछ में हमालों ने सारा ठिकरा प्रबंधन पर फोड़ दिया। जांच में ये भी सामने आया कि समिति का कंप्यूटर ऑपरेटर जरूरी रिपोर्ट तक नहीं निकाल पा रहा था, जिससे गंभीर लापरवाही माना गया है। एसडीएम मनीष साहू ने दो टूक कहा है कि किसानों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।